हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक तो मैंने आपको डिस्कस करके दे दिया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वैसे तो आपके पास रिएक्शन है, मैंने आपको मैकेनिज्म भी करके दे दी थी उसकी। फ्रीडल क्राफ्ट की मैकेनिज्म थी आपके पास सिलेबस में, तो मैंने सबकी करके दे दी आपको, है ना। उससे क्या होता है कि एक आपको रिवीजन मान के चलो इसको कि भाई एक ही जैसी तो रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। चाहे आप NO2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रोफाइल मान लो, चाहे Cl पॉजिटिव को मान लो, है ना, चाहे CH3 पॉजिटिव को मान लो, तो सबकी रिएक्शन एक जैसी हो रही थी। अटैक सेम हो रहा था, बस इलेक्ट्रोफाइल चेंज था, बाकी तो अटैक तो सेम था। दैट्स वाई आपका थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा 2-3 मैकेनिज्म देख करके। अब हम आगे बात करने वाले हैं हेलो एरिन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में एक और टाइप की रिएक्शन की, जो है आपकी रिएक्शन विद मेटल्स। धातुओं से अभिक्रियाओं की बात हम करेंगे। सेकेंड टाइप की रिएक्शन है आपकी धातुओं से अभिक्रिया, और धातुओं से अभिक्रिया में फर्स्ट जो रिएक्शन है आपकी वो है सोडियम धातु से अभिक्रिया। ठीक है, धातुओं से अभिक्रिया में फर्स्ट जो रिएक्शन है आपकी वो है सोडियम धातु से अभिक्रिया। जब मैंने आपको हेलो एल्केन्स पढ़ाया था, तो हेलो एल्केन्स में मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझाया था। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन जब मैं पढ़ा रहा था वहां पर, तो मैंने वहां पर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था। उसके बाद मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन बताया था, एंड थर्ड वन इज द मेटल रिएक्शन विद मेटल्स। वहां पर भी मैंने आपको बताया था धातुओं से अभिक्रिया, जिंक धातु से अभिक्रिया करवाई थी, मिश्र धातु से अभिक्रिया करवाई थी, है कि नहीं है। सोडियम धातु से भी वहां पर अभिक्रिया करवाई थी, अगर आपको याद हो। मैग्नीशियम से भी करवाई थी, तो यहां पर भी सोडियम धातु से अभिक्रिया हो रही है। तो आपको वहां पर जो नाम था ना सोडियम धातु से अभिक्रिया का, वो नाम था आपका वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज अभिक्रिया था। यहां पर जब सोडियम धातु से क्रिया होती है, तो इस रिएक्शन का भी एक स्पेसिफिक नाम है, जिसको हम कहते हैं फिटिग अभिक्रिया। ठीक है भाई, वहां जिस रिएक्शन को हम वुर्ज अभिक्रिया कहते थे, यहां हेलो एरिन्स के टाइम पे रिएक्शन सेम है। बोले तो वहां हेलो एल्केन था, यहां हेलो एरिन्स होगा, रिएक्शन सेम होगी, बट नाम यहां पर क्या, वहां पर उस अभिक्रिया को वुर्ज अभिक्रिया कहा गया, यहां पर इसको क्या कहते हैं, हम फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। सो फिटिग अभिक्रिया में होता क्या है, सेम वही रिएक्शन है कि दो जो आपके हेलो एरिन्स के मोल होते हैं, 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बेस पे कहूं तो मॉलिक्यूल कह सकते हैं इसको, रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ। किसकी प्रेजेंस में करते हैं ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हो। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। वहां पर एल्केन बनता था, यहां पर बाइफेनिल बन जाएगा। बाइफेनिल कैसे बनेगा, यहां से निकल जाएंगे आपके 2NaCl, ये तो रिलीज हो गया आपका 2NaCl, एंड देन दोनों की दोनों बेंजीन रिंग एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी। सो द प्रोडक्ट इज नोन एज बाइफेनिल एंड द रिएक्शन इज नोन एज फिटिग रिएक्शन। ठीक है, देखो सेम रिएक्शन है। मैंने क्या कहा आपको, मैंने पहले ही कहा आपको कि एक चैप्टर के अंदर ना 70% रिएक्शन तो सेम होते हैं, 30% रिएक्शन ही होते हैं जिन पे आपको फोकस करना होता है। बस बात यह है कि आपको पता चलना चाहिए कौन सी रिएक्शन सेम है, कौन सी सेम नहीं है, और ये तभी पता चलता है जब आप रेगुलर टच में रहते हो केमिस्ट्री के। ये नहीं कि एक वीडियो आज देख ली एंड एक वीडियो तो अपने फिर 15 दिन बाद देखेंगे, ऐसे में तो काम बनता नहीं है। ये तो फिर ना के बराबर चीज हो जाती है। देखो, अगर आपको पढ़ाई में केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, स्पेशली केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रेगुलर टच में रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो इतनी सारी रिएक्शन तो वैसे ही भूल जाएगा इंसान। फिर दोबारा मेहनत करोगे ना, तो दोबारा आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी, कौन सी रिएक्शन सेम है, कौन सी रिएक्शन सेम नहीं है। और अगर आपने रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ये तो रिएक्शन मैंने पढ़ी हुई है। समझ में आ रही बात। 20-25 दिन बाद देखोगे तो भूल जाओगे। अब 20-25 दिन बाद आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा।
इसलिए रेगुलर टच में रहोगे तो आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम रिएक्शन वैसे ध्यान में रहेंगी और कुछ रिएक्शन आपको पता होंगे कि ये तो सिमिलर है, इसको मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए रेगुलर टच में रहना चाहिए। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली चल रही हो उस समय तो बिल्कुल रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो थी आपकी फिटिक अभिक्रिया। जब हम सोडियम धातु से अभिक्रिया करते हैं तो दो हेलो एरिन्स के मॉलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम मेटल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एंड प्रोडक्ट बन जाता है आपका बाइफेनिल, ठीक है। क्या नाम है इसका? बाइफेनिल। एक और रिएक्शन होती है सोडियम मेटल के साथ ही रिएक्शन है, बट इसमें हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल तो आपका हेलो एरिन्स है और एक मॉलिक्यूल आपका हम क्या ले लेते हैं, हेलो एल्केन्स ले लेते हैं। और इस रिएक्शन को देखो, जब हेलो एल्केन की रिएक्शन हो रही थी तब उसको वुड्ज अभिक्रिया कहा था, जब हेलो एरिन्स में रिएक्शन हो रही है तब हमने उसको फिटिक अभिक्रिया कहा है। अब इस अभिक्रिया को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इसका नाम बन जाता है वुड्ज फिटिक अभिक्रिया। अब वुड्ज फिटिक अभिक्रिया में होता क्या, मैं बताता हूं आपको। कि एक तो मॉलिक्यूल आपका हेलोएरिन्स का होगा, रिएक्ट विद सोडियम मेटल, और एक मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, हेलो एल्केन का होगा, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, सेम वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, 2NaCl। तो हालांकि ये वाला प्रोडक्ट तो आपका टॉल्यूइन कहलाएगा क्योंकि मैंने CH3 लिया था, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कोई भी R ग्रुप लेते तो इसका नाम एल्काइल बेंजीन हो जाता, ठीक है। एल्काइल बेंजीन प्रोडक्ट मिलता है यहां पर वुड्ज फिटिक अभिक्रिया में, ओके। सो एक रिएक्शन मैंने आपको फिटिक अभिक्रिया बता दी, इसमें एक रिएक्शन मैंने बता दिया आपको वुड्ज फिटिक अभिक्रिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर कितने NaCl निकलेंगे, 2NaCl निकलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। सोडियम धातु से रिएक्शन हो चुकी है, इसके बाद आता है आपका कॉपर धातु से रिएक्शन। सेकंड है आपकी कॉपर धातु से अभिक्रिया। अभी कॉपर धातु से अभिक्रिया में क्या होता है कि जो आपके आइडोबेंजीन होते हैं, आइडोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, कॉपर चूर्ण के साथ, ठीक है। कॉपर धातु से अभिक्रिया में क्या होता है, आइडोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं कॉपर चूर्ण के साथ, ठीक है। ये कॉपर चूर्ण है, कॉपर पाउडर भी इसको लिख सकते हैं, यहां पे लिख देना आप, कॉपर चूर्ण के साथ दो मॉलिक्यूल आपके आइडोबेंजीन के रिएक्ट करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ हीट यहां से निकल जाता है आपका CuI2, क्यूप्रिक आयोडाइड यहां से रिलीज होता है, एंड फर्दर आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बाइफेनिल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो रिएक्शन आपको दिख रही है ये फिटिक जैसी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, लेकिन इसका भी एक स्पेशल नाम है, इसका नाम है उल्मान अभिक्रिया। तो बहुत टाइम में ना डायरेक्ट नेम रिएक्शन आ जाते हैं कि उल्मान अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखो, अगर आपको बाइफेनिल बनाना आ रहा है, आपको अगर फिटिक अभिक्रिया अच्छे से याद है, अगर आपको फिटिक अभिक्रिया अच्छे से याद है तो आप लोग ना इसको बना सकते हो आराम से, है कि नहीं है। अब देखो फिटिक अभिक्रिया में और इसमें कितना चेंज है, वहां पर सोडियम मेटल था, यहाँ पर कॉपर चूर्ण लेना है, वहां पर
क्लोरोबेंजीन या आप ब्रोमोबेंजीन कोई सा भी ले सकते हो। यहाँ पर जनरली वहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन ही लेते हैं, यहाँ पर हम स्पेशली क्या लेंगे, आयोडोबेंजीन लेंगे, फिक्स है। ठीक है, तो आयोडोबेंजीन की रिएक्शन कॉपर चूर्ण के साथ करना है, क्यूप्रिक आयोडाइड रिलीज होगा, आपका बाइफेनिल बन जाता है प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वुल्मान अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन का आपको अच्छे से नाम याद रखना है। तो मेरे हिसाब से अब तक जो तीनों रिएक्शन मैंने बताई हैं सिमिलर हैं, एज इट इज है कि नहीं, ऊर्जा अभिक्रिया की तरह है तीनों की तीनों रिएक्शन। तो अब तक जो भी रिएक्शन हमने पढ़ी इसमें नया तो कुछ पढ़ा नहीं, मेरे हिसाब से नया कोई इनोवेटिव है नहीं। ये सारी की सारी आपको बातें याद आराम से रह सकती है, क्योंकि अगर आपने ऊर्जा अभिक्रिया अच्छे से याद रखी है तो ये तो सिमिलर ही है। हाँ, बस थोड़ा ध्यान रखना है कि उल्मान अभिक्रिया में क्या लेना है हमें, कहीं पता चले उल्मान अभिक्रिया में सोडियम ले लिया और बात खत्म, फिर तो खत्म ही हो गई बात, है ना, वो तो फिटिक अभिक्रिया हो जाएगी फिर। इसलिए इतना ध्यान देना होता है, बाकी कुछ नहीं है। सो कॉपर धातु से अभिक्रिया हो चुकी है। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं मैग्नीशियम से रिएक्शन की। ठीक है, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया की, Mg से क्रिया बता चुका हूं हेलो एल्केन के टाइम पे। जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं तो क्या बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट, वहां पर बनता था आपका क्या, ग्रिग्नियर रीजेंट। तो यहां पर कुछ और थोड़ी ना बनेगा, यहां पर भी वही बनेगा। समझ में आ रही बात। व्हेन एरिल हैलाइड, कोई सा भी एरिल हैलाइड, जैसे मैंने आपका Br ले लिया, तो Br की रिएक्शन हमें मतलब ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम Mg के साथ करते हैं, मैग्नीशियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो अगर आप ब्रोमीन ले रहे हो और आयोडीन ले रहे हो, अगर आप आयोडोबेंजीन लो या ब्रोमोबेंजीन लो और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करो, तब तो ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है और ग्रिग्नियर अभिकर्मक ही बनता है। यहां पर भी ये आ जाएगा आपका MgBr या MgI। ठीक है, ये तो आपका ग्रिग्नियर अभिकर्मक बन गया। लेकिन अगर ये वाली रिएक्शन आप लोग क्लोरोबेंजीन के साथ करते हो, मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर क्लोरोबेंजीन के साथ करते हो, तो यहां पे THF आपको एज अ सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। THF का मतलब होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन। ये आपका अगर मैं यहां डबल बॉन्ड लगा देता तो ये फ्यूरेन होता। ठीक है, फ्यूरोन, F फॉर फ्यूरोन, H फॉर हाइड्रो, T फॉर टेट्रा। अब डबल बॉन्ड हट गए, मतलब 4 हाइड्रोजन हमने ऐड किए, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन इसका नाम है, ये है THF। ठीक है, सो इसको हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन को। एंड बनता क्या है, बनता तो वही है ग्रिग्नियर अभिकर्मक, बनेगा कोई नया थोड़ी ना प्रोडक्ट, है ना। तो जब भी हम Mg से रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करते हैं, तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक बनता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो अभी मैंने मेटल के साथ रिएक्शन बता दी, आपको कॉपर के साथ रिएक्शन बता दी, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन बता दी, सोडियम के साथ रिएक्शन बता दी। मेरे हिसाब से इसमें से कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है जो आपको पहले ना पढ़ी गई हो, यानी कि इसका टाइप आपको पहले ना पढ़ाया गया हो। ये सब टाइप मैंने आपको पहले पढ़ा दिए, तो कोई बड़ी बात नहीं इस रिएक्शन को याद रखना। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपका क्या है, हेलो एल्केन है और यह है आपका हेलो एरिन। ठीक है, इन दोनों में फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में आएगी। अगर आप लोगों को सोचने को कहा जाए कि इसमें फास्ट रिएक्शन आएगी या इसमें फास्ट रिएक्शन आएगी, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा। पहले तो आप अपना इस वीडियो को रोक करके अपना जवाब अपने मन में सोच लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको आंसर बता। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है फास्ट जो होती है वो आपके हेलो एल्केन में होते हैं। यहां पर तो बहुत कम चांसेज होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आने के बहुत कम चांसेज होते हैं। वैसे इसके 4 रीजन हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है ना, आपके आरबीएससी में एक ही रीजन लिखा गया, तो मैं वही रीजन आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मैं जितना है उतना ही बताएंगे आपको, है कि नहीं है, जो आपके लिए जरूरी है। सो नाभिक स्नेही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो हेलो एल्केन में फास्ट क्यों आ रही थी, इसका रीजन मैं बताता हूँ।
इसका रीजन ये है कि ये वाला बॉन्ड ना पहले से आपका पोलर नेचर का होता है। अब ये वाला बॉन्ड तो पहले पोलर नेचर का है, और अगर कोई ऐसा रीजेंट आ जाए, देखो पोलर नेचर का क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है, और हेलोजन अपनी ओर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए हेलोजन में पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जैसे कि न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके पास पहले एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, जैसे कि कार्बन को देगा। अब जैसे न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करता है, वैसे यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है और ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है। ये तो था आपका SN2 रिएक्शन। एक और रीजन मैंने बताया था कि अगर ये तीनों के तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देंगे और इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, फर्दर आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर जाएगा। यही बताया था मैंने। तो यहाँ AG इसलिए होता है क्योंकि कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है और वो पहले से आपका पोलर नेचर का होता है। अब अगर मैं बात कहूं कि हेलो एरिन्स में ऐसा क्यों नहीं होता है, फास्ट रिएक्शन क्यों नहीं होती, तो इसका रीजन मैं आपको वैसे पहले समझा चुका हूं। देखो जब हेलोजन ना आपके बेंजीन रिंग से जुड़ता है तो दो प्रकार के इफेक्ट लगाता है यहाँ पर, अगर आपको ध्यान हो। मैंने कहा था पहला होता है आपका प्लस आर इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट से देखने में तो आपको यही लगेगा कि इस हेलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। बिल्कुल आप सही हो, हेलोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन पर क्या आपका हेलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, उस कार्बन पर आपका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। ये तो आपको देखने से अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक आपकी कोई गलती नहीं है, आप अच्छे से समझ रहे हो इस चीज को। लेकिन फर्दर अगर हम एक चीज यहाँ पर नोट करें तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट भी लगता है और प्लस आर इफेक्ट के कारण हेलोजन जो आपका एटम है ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस आर के कारण यहां डोनेट करता है और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है। फाइनली मैं कहूं तो कार्बन और हेलोजन के बीच यहां पर डबल बॉन्ड करैक्टर जो है वो आ जाता है। ये तो मैंने आपको बताया। अब ये पार्शियल जो डबल बॉन्ड करैक्टर, ये कंप्लीट डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं है, ये रिंग में डिलोकलाइज होता रहता है, लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर तो आता ही है। सो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है और इसकी बॉन्ड लेंथ, इसमें कार्बन और हेलोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, आपको याद होगा मैंने बताया भी था। अब इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है वो जल्दी टूट जाता है। मैंने आपको कहा भी था ये ज्यादा पोलर नेचर का है, ये कम पोलर नेचर का है। एक्चुअली में इसमें पोलरिटी बहुत कम होती है क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है। अब सिंगल बॉन्ड की कंपेयर में डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और कार्बन और हेलोजन के भी डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया है, दैट्स व्हाई इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी और बॉन्ड टूटना आसान नहीं होगा। अब अगर ये बॉन्ड नहीं टूटता है आसानी से तो न्यूक्लियोफाइल को आना पड़ेगा इसको तोड़ने। देखो यहां भी तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा था। SN2 रिएक्शन की बात करते हैं, जब CH3 और X के बीच हम देख रहे थे, अगर मैं यहाँ तीनों हाइड्रोजन लगा दूं तो यहाँ पर हेलोजन का निकलना आसान नहीं था, तो क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा था, बैक साइड से अटैक कर जा रहा था, X को निकाल दे रहा था। ये वाली बात है, ठीक है, बैक साइड से अटैक कर रहा था। यहाँ क्या है, यहाँ देखो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पर कार्बन पर sp2 संकरण पाया जा रहा है तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपका हेलोजन होगा। अभी न्यूक्लियोफाइल ऊपर या नीचे से जहां पे भी अटैक करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन तो शो करेगा ही करेगा। अब इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन हो जाएगा, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर अटैक इतना आसानी से होने वाला नहीं है। दूसरी बात, बॉन्ड अपने आप टूटने वाला नहीं है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन और हेलोजन के बीच डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड इतनी आसानी से खुद तो नहीं टूटने वाला, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करने वाला, रिपल्सन के चांसेस बन जाते हैं। अगर ये बॉन्ड खुद से टूट भी जाए, टूटने के बाद क्या हो जाएगा आपका फेनिल पर धनायन, ये जो फेनिल रिंग है इस पर धनायन चार्ज आ जाएगा जो कि स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है कि नहीं है। तो फेनिल धनायन आपका स्टेबल होता नहीं है, पहली बात, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज करने के लिए कोई जगह ही नहीं है ना। सो ये आपका फेनिल जो है आपका अनस्टेबल है। तो पहले ही अगर हेलोजन टूट गया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, बाद में टूटने से रहा नहीं इतनी आसानी से क्योंकि न्यूक्लियोफाइल, और ये भी अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इतनी सारी कंडीशन के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें आएगी जरूर कंडीशन के हिसाब से, लेकिन इतनी आसानी से नहीं आएगी जितनी आसानी से यहां आती थी।
तो मैं आपके सिलेबस में क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके सिलेबस में बस इतनी बात लिखी गई है कि प्लस आर इफेक्ट के कारण कार्बन और हेलोजन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड आसानी से नहीं टूट पाता है और ना भी किस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं आ पाती है जितनी आसानी से कहाँ हो रही थी, हेलो एल्केन में हो रही थी। तो ये तो मैंने अपने हिसाब से आपको बता दिया, ठीक है। बाकी ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, आपके सिलेबस में इतना लिखा है पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, आसानी से बॉन्ड टूटता नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अपने आप भी अटैक इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर रिपल्सन पाया जाता है। बस इतनी बात यहाँ पर आपके सिलेबस में लिखी हुई है, ठीक है। तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर नहीं आएंगी, यहाँ पर ज्यादा आएंगी, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। आगे के जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।